साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा केम छो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण फैसला हम पढ़ेंगे कंसर्निंग एक्विटल इन पीसी एक्ट केसेस। जजमेंट इस पर रिसेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है दिनांक 16/9/2025 को। टाइटल है शिवा कुमार बनाम IOP विजिलेंस एंड एंटी करप्शन चेन्नई। इस केस में जो कंसर्न आरोपी है उस पर आरोप लगाए गए थे धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के। इनको जो है चार्जशीट किया गया। फाइनली इन्हें ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, जिसके विरुद्ध इन्होंने अपील करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इनको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। तो क्या क्या पॉइंट्स जो थे अक्यूज़ के थे उसको जो है हमको समझना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम आते हैं फैक्ट्स पे। जो बेसिक फैक्ट्स हैं उस पर आते हैं। जो कंसर्न परिवादी है वो किसी विलेज में रहता है चेन्नई के, क्लियर है। इसके पास एक लैंड है, उस लैंड में इसने हाउस को भी जो है कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है फैक्ट्स में। जब चेन्नई एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हुआ, मैं लिख देता हूँ उसको मैं ताकि आपको इजी रहेगा। तो उस एक्सपेंशन में जो कंसर्न विलेज है उसकी कई ज़मीनें जो है आ गई। जब कोई ज़मीन आएगी और किसी प्रोजेक्ट को जो है हमें करना है इम्प्लीमेंट, तो सरकार क्या करती है कि वो ज़मीन जो है एक्वायर कर लेती है और इसके लिए मुआवजा जो है देती है, और इसके लिए एक प्राइस जो है वो फिक्स करती है, क्लियर है। इस केस में प्राइस जो है फिक्स हुआ, जो कि था ₹750 पर फिट, क्लियर है। जब मुआवजा फिक्स होगा, सरकार की अपेक्षा क्या रहेगी कि जो कंसर्न बेनिफिशरीज़ हैं, जो ट्रू बेनिफिशरीज़ हैं, उनको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो तय कैसे होंगे? सबसे पहले जो कंसर्न बेनिफिशरीज़ हैं उनको एक आवेदन जो है देना होगा, अपना लैंड जो है सरेंडर करना है उनको, उसका जो है नाप चौक हो जाएगा। इसके साथ साथ उनको जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है टू सस्टेन द ऑनरशिप वो जो है देना होगा, और उसके बाद जो मुआवजा तय होगा और जो मुआवजा बनेगा वो कंसर्न जो बेनिफिशियरी है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये एक चेन जो है बना हुआ है और यही साइकिल जो है पूरा करना पड़ता है, क्लियर है। तो कहना यह था परिवादी का कि इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट्स के लिए वो अक्यूज से मिला दिनांक 22/9/2008 को। डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए उसने, अपना फ़ोन नंबर भी जो है शेयर कर दिया, और ये एश्योर करा अक्यूज़ ने कि जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उस बारे में फ़ोन से अपडेट जो है दिया जाएगा। फ़ोन पे लगातार जो है बातचीत हुई आरोपी और परिवादी की। इन द मीनवाइल जो कंसर्न अक्यूज़ था उसने डिमांड करना शुरू कर दिया ब्राइब को। यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है परिवादी की। सब्सिक्वेंटली दिनांक 10/11/2018 को एक इंटीमेशन मिलता है परिवादी को फ्रॉम द साइड ऑफ अक्यूज़ की आंखें मिलो। जब वो जाके मिलता है तो ये मालूम पड़ता है कि 15 लाख रुपए का अमाउंट तो फिक्स हो गया है टूवर्ड्स द कंपनसेशन, पर चूँकि परिवादी ने डोर, विंडो, जो गेट्स हैं उसको रिमूव कर दिया है फ्रॉम द प्रीमाइसिस, तो ऐसे सिनेरियो में डिडक्शन जो है लगाया जाएगा, जो कि होगा प्रपोर्शनेट बेसिस के ऊपर, जिस बात से परिवादी जो है घबरा गया था, क्लियर है। इसका नाजायज़ फ़ायदा जो है आरोपी ने उठाया, ये भी कहना है परिवादी का। और अंतोगत्वा ये ऑफ़र दिया अक्यूज़ ने परिवादी को, अगर आपको बचना है इस तरह के डिडक्शन से तो आपको एक ही काम करना है, मुझे 25,000 रुपया जो है एज अ ब्राइब पे करना है, क्लियर है। और अधिकांश केसों में यही स्टोरी होती है, घुमा फिरा करके। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है दिनांक 18/11/2008 को, जिसमें कहा जाता है अक्यूज़ के द्वारा परिवादी को कि आप दिनांक 20/11/2008 को मिलना, आप 5,000 रुपये जो है एज एडवांस ले आना। उसके बाद क्या करता है परिवादी कि दिनांक 20/11/2008 को ही ये मैटर रिपोर्ट करता है एंटी करप्शन को, और फाइनली एंटी करप्शन जो है इस मैटर में करती है प्रोसीड। अब जब भी एंटी करप्शन जो है प्रोसीड करेगी तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? देयर मस्ट बी अ रिपोर्ट, और उस पर होगा वेरिफिकेशन। इसके लिए क्या करेंगे? ये एक रिकॉर्डर देंगे कंसर्ट जो परिवादी है उसको, क्लियर हो गया। यहाँ पर वेरिफिकेशन पूरा हो गया, प्री ट्रैप भी हो गया, और ट्रैप के दौरान जो है अक्यूज़ पकड़ा गया। आरोप यह था कि उसने डिमांड की है 5,000 रुपये और प्राप्त किए 5,000 रुपये। यहाँ से हमको एक बात जो है क्लियर हो जाती है कि जो मूल डिमांड थी वो अलग थी, जो डिमांड आई वेरिफिकेशन में बिल्कुल अलग है,
और अंतोगत्वा आरोपी को जो है चार्जशीट किया गया धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी PC8 में। कहना यह था प्रोसिक्यूशन का कि डिमांड भी प्रूव है, मनी भी जो है रिकवर है और कलर टेस्ट भी जो है पॉजिटिव है। तो ऐसे सिनेरियो में जो फाउंडेशनल फैक्ट्स है उसको हमने साबित कर दिया है। प्रिजम्पशन भी ड्रॉ होना चाहिए और प्रिजम्पशन को रिब्यूट नहीं कर पाए आरोपी, ऐसे सिनेरियो में ही डिजर्व्स टू बी कन्विक्टेड। ट्रायल कोर्ट ने बात तो मान ली प्रोसिक्यूशन की, पर हाई कोर्ट ने फैसला पलट दिया। क्या इंपॉर्टेंट थे बिंदु, उसको जो है हम समझते हैं। सबसे पहला अटैक था डिफेंस का कि कोई भी काम जो है हमारे पास पेंडिंग नहीं है। हमारा काम था सिर्फ जो डॉक्यूमेंट है उन्हें कलेक्ट करना और उनको वेरीफाई करना। मुआवजा देना है, नहीं देना है, कितना देना है, डिस्पर्स कैसे करना है, ये काम है कलेक्टर का। ये जो है आप लिख लीजिए, प्लस कमिश्नर ऑफ लैंड रिफॉर्म। ऐसे सिनेरियो में जब कोई काम पेंडिंग ही नहीं है तो मोटिव भी नहीं है। जब मोटिव ही नहीं है तो मैंने कोई भी ऑफिशियल पावर का मिसयूज़ नहीं किया है। एंड दैट्स वाई द कंसर्न अक्यूज सबमिटेड दैट आई डिजर्व द बेनिफिट ऑफ एक्विटल। इनका कहना यह है कि जो परिवादी है ये अल्टीरियर मोटिव से मूव हुआ था इस केस में। उसने कंसर्न प्रेमाइसिस के डोर, विंडो, गेट्स को जो है रिमूव कर दिया। इस बात पर जो है हमने आपत्ति करी और हमने कहा कि ये एक्ट जो है इलीगल है और अगर आपको बचना है इस तरह की इलीगल एक्ट की कार्रवाइयों से तो आपको प्रपोर्शनेट बेसिस पे डिडक्शंस जो है करवाने होंगे। इस बात के लिए राजी नहीं था परिवादी विद अल्टीरियर मोटिव बाय कंसीलिंग ऑल दी फैक्ट्स। उसने जो है रिपोर्ट को सबमिट कर दिया और ये बात उसे खुद ने भी जो है एडमिट करी है अपने बयानों में। तो ऐसे सिनेरियो में जो अल्टीरियर मोटिव है वो इंडिकेट है परिवादी का, तो ये मेरे केस में एक प्लॉजिबल स्थिति जो है पैदा कर रहा है रिगार्डिंग द फॉल्स एप्लीकेशन एंड आई डिजर्व द बेनिफिट। और कई बार हमारे केस में भी ऐसा होता है कि आप जो है लैंड को अटैच कर लेते हैं परिवादी की, या कोई कार्रवाई करते हैं परिवादी पे जिसके कॉन्सिक्वेंस में जो है वो कार्रवाई करता है अंडर द PC8। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उसको ज़रूर प्लीड करें। ये फैक्ट है अनकॉन्ट्रोवर्टेड, इसका फ़ायदा अपने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये फैक्ट जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं RTA में। अगर आपको नहीं मिल रहा है डॉक्यूमेंट RTA में तो आप सेक्शन 91 CRPC या 94 BNSS के तहत कोर्ट को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर कहना यह था कंसर्ट अक्यूज का कि जो भी एलिगेशंस हैं उसमें प्राइम एलिगेशंस क्या है कि मैंने परिवादी को बुलाया, आई कॉल्ड द कंप्लेनेंट, और उससे मीटिंग करी और लगातार जो है डिमांड किया ब्राइब को फ़ोन के माध्यम से, पर ये एलिगेशन जो है प्रूव नहीं हुए और ना ही इन एलिगेशन को TLO ने वेरीफाई किया। तो जो भी एलिगेशंस थे रिगार्डिंग द इनिशियल कॉज ऑफ एक्शन ये प्रूव नहीं है, डाउटफुल है, सस्पेक्टेड है। ऑन मियर सरमाइसिस केस को जो है मेड आउट नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो रिपोर्ट है जब रिसीव हुई तो इमीडिएटली उस पर वेरिफिकेशन भी हो गया, इमीडिएटली इंडिपेंडेंट गवाह जो है वो कॉल भी हो गए। सारा काम जो है इतना जल्दी हुआ जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो साफ साफ जो है दिखाई देता है कि ट्रैप को जो है यहाँ मैनेज किया गया है, विटनेसेस जो है उनको लैंड अप किया गया है टू एरे मी इन द प्रेजेंट फॉल्स केस। तो जब भी आप केस लड़ें PC8 का तो टाइमलाइन जो है जरूर फ्रेम करें, कब रिपोर्ट दिया गया, कब वेरिफिकेशन हुआ, कब प्री ट्रैप हुआ, कब ट्रैप हुआ, कब बना ट्रांसक्रिप्ट। ये इसका अपने को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कई बार देखा है इस तरह की फाइल्स में कि 3 मिनट में भी ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर देती है विजिलेंस या ICB। कई बार ये ट्रांसक्रिप्शन 1 मिनट में भी हो रहता है। तो अगर ऐसी स्थितियाँ आपकी फाइल में हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। अगर 30 मिनट का ऑडियो है, उस ऑडियो को सुनना भी है, उसका ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, पुनः सुनना है, पॉसिबल नहीं है सर 1 घंटे में, कम से कम चाहिए 4 से 5 घंटे। तो ये अपने आप में ही डाउट क्रिएट करता है प्रोसीडिंग पे। इसके अलावा जो प्लेस ऑफ ट्रैप है ये भी डाउटफुल है, इसलिए नक्शा मौका जरूर देखो ट्रैप केसेस में। यहाँ पर जो स्थितियाँ आई थी उसमें क्या बताया परिवादी ने व अन्य गवाह ने कि जब हम मिले थे कंसर्न आरोपी से तो हम मिले थे 2nd फ्लोर के ऊपर। क्लियर है? और वहीं पर हमने प्राइम मनी जो है हैंड ओवर कर दिया, जबकि नक्शा मौका कहता है कि जो कंसर्न प्रोसीडिंग्स हैं वो एट द एंट्रेंस ही हो गई थी। तो ऐसे सिनेरियो में डाउटफुल था कंटेंशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द साइड मैप। ये डाउट भी जो है फ़ायदेमंद रहा आरोपी के लिए। इसलिए आप विशेषता ध्यान रखिए कि जब भी अपन लड़ रहे हैं केस को और अपन बात कर रहे हैं साइड मैप के ऊपर, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको विशेषता ध्यान रखना कि टीम जो है वो कहाँ खड़ी हुई थी, आप जो है कहाँ पर थे, परिवादी जो है कहाँ पर है। जहाँ पर टीम है उससे आपका स्थान दिखाई देता है या नहीं देता है, आप वापस से रिकैप्चर करें स्थितियों को। इसके लिए आप किसी वीडियोग्राफर की प्लस फोटोग्राफर की जो हेल्प ले सकते हैं, ताकि जो भी केस पुटअप कर रहा है विजिलेंस उस पर हम एक डाउट जो है क्रिएट कर सकें। देखिए उनका काम है केस को पुटअप करना और केस को प्रूव करना बियॉन्ड डाउट,
और हमारा काम क्या है, केस में डाउट को जो है क्रिएट करना, ये अक्यूज़ का अधिकार है। क्लियर है बात ये? अगर आप डाउट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे या जो सस्पिक्शंस हैं वो रेज नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी फाइल में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आएगी। ऐसे सिनेरियो में आपको जो है नुकसान खाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मामला बनेगा धारा 7 का हमारे खिलाफ जो है प्रिजम्पशन है, तो उसको रिब्यूट करने के लिए हमें प्रोबेबल डिफेंस जो है रेज करना पड़ेगा। अगर आप रेज ही नहीं करोगे या इनकन्सिस्टेंसी पैदा नहीं करोगे या डाउट जो है पैदा नहीं करोगे, यू विल नेवर गेट द बेनिफिट ऑफ लॉ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमको जो है ना केवल चर्चा करनी है, हमेशा ये बिंदु जो है ध्यान में रखने हैं वाइल प्रोसीडिंग बिफोर द कंसर्न कोर्ट इन आर केस। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट जो हैं इस केस में थे। कोर्ट ने सिद्धियों को फेटल माना और आरोपी को जो है एक्विट कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कंसेंट फैसला है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, जो मामले हैं पीसी एक्ट के, वहाँ पर डिमांड मस्ट है। डिमांड प्रूव नहीं, केस फेल होगा। पर संबंध किसका है डिमांड से? पेंडेंसी ऑफ वर्क से। वही मोटिव बनाएगा। अगर मोटिव नहीं है तो एंटिसिपेशन ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब नहीं होगा। अगर ये नहीं है तो ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? दूसरी बात है कि जो भी एलिगेशंस हैं इट मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय कॉरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है जी? अगर ऐसा नहीं है तो ये फैटल है फॉर द प्रोसिक्यूशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी कंटेंट जो है बता रहा है कंसर्न परिवादी, उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया है या नहीं किया है आईओ ने या कंसर्न टीएलओ ने। अगर ऐसा नहीं है वी विल गेट द बेनिफिट। इसके अलावा प्रोसीडिंग्स जो हैं उनका टाइमलाइन क्या है? क्या प्रोसीडिंग एंग्जाइटी में हुई है या बहुत जल्दी हुई है? अगर प्रोसीडिंग बहुत जल्दी हुई है जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, तो ऐसे सिनेरियो में हमको जो है बेनिफिट जो है मिल जाएगा। क्लियर है बात है? और पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि अल्टीरियर मोटिव क्या है परिवादी के पार्ट पे। अगर परिवादी ने फैक्ट को छुपाया है और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई कार्रवाई परिवादी में पहले हुई है बाय द अक्यूज या किसी प्रोसीडिंग का जो है वो हिस्सा बन सकता है परिवादी, तो वहाँ पर अल्टीरियर मोटिव बनता है रिगार्डिंग द फॉल्स इम्प्लीकेशन। तो इस बिंदु को भी जो है हमको चेकआउट करना है वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन ऑफ आर केस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है कन्वे किया आपको। जब भी आप फाइल को पढ़ रहे हैं ये बिंदु विशेषता माइंड में रखें और उसकी लाइट में जो है फाइल को पढ़ें। डेफिनेटली जो है हमको फ़ायदा होना ही होना है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।